हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कश्मीर, भारत पाकिस्तान बातचीत और भी बहुत सारी चीजों को लेकर अपने कार्यकाल के आखिरी दिन बिलावल भुट्टो ने फिर उगला भारत पर जहर दोस्तों, और इतना ज्यादा जहर उगला है कि आप भी चौंक जाएंगे। बिलावल ने यहाँ तक कह दिया है कि भारत ने एससीओ की मीटिंग इसलिए वर्चुअल तरीके से आयोजित की थी ताकि इसमें पाकिस्तान का डेलीगेशन शामिल हो ही ना सके। जी हाँ दोस्तों, और भी पूरी बड़ी बातें बताएंगे कितनी ज्यादा जहर घुली हुई थी बिलावल भुट्टो की बातों में। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां अमेरिका चीन जैसी होगी भारत की सेना, मोदी सरकार का वो बिल जिसने खोल दिया थिएटर कमांड बनाने का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चावल और गेहूं जल्द हो सकते हैं सस्ते, कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का जमकर और दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कश्मीर भारत पाकिस्तान वाली बातचीत और भी बहुत कुछ को लेकर उगला जहर अपने आखिरी दिन में बिलावल भुट्टो ने। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि वो राष्ट्रपति से नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए कहने वाले हैं। पाकिस्तान की सरकार का कार्यकाल खत्म होने के आखिरी दिन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि क्योंकि वो एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में गए थे, इसीलिए भारत ने मुख्य मीटिंग को वर्चुअल तरीके से कर दिया ताकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत में आने से रोका जा सके। हालांकि ये कह के वो पाकिस्तान को भारत के लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन एससीओ की मीटिंग को वर्चुअल तरीके से आयोजित करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह रशिया और यूक्रेन का युद्ध माना जाता है। दरअसल एससीओ को एक पश्चिमी विरोधी गुट के तौर पर देखा जाता है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते थे, लेकिन उनके आने से अमेरिका समेत यूरोपीय देश भारत से नाराज हो सकते थे। ये देश वो थे जो G20 की मीटिंग में भी शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, भारत के कश्मीर से धारा 370 को हटाने का दर्द भी पाकिस्तान को अभी भी सता रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि ये भारत की एक तरफा कार्रवाई है जिसके हम खिलाफ हैं। जब तक अनुच्छेद 370 को वापस नहीं लिया जाता तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच सार्थक बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान के हितों को नुकसान नहीं होने दिया। एससीओ में भारत की अध्यक्षता के बावजूद मैं 12 साल बाद भारत गया। जी हाँ, बिलावल ने कहा कि मेरा गोवा जाने के बाद भारत ने यह महसूस किया कि हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग को वर्चुअल तरीके से किया जाए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का डेलीगेशन भारत आ जाए। आतंकवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी को पाकिस्तान ने झेला है, हम इन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि भारत या अमेरिका ने कहा। हम अपनी आने वाली नस्ल को बचाने के लिए इन्हें कंट्रोल करेंगे। यानी कि दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने अपने आखिरी कार्यकाल के दिन जो जहर दोस्तों भारत के खिलाफ अपने मन में रखा था वो सारा उगल दिया। दोस्तों, अब आप यानी भारत के लोगों की इस पर क्या राय होने वाली है बताइएगा जरूर। और इतना ज्यादा जहर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दिल में है, ये बातें भी दोस्तों अब धीरे धीरे उजागर होती नजर आ रही है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका चीन जैसी होगी भारत की सेना, मोदी सरकार का वो बिल जिसने खोल दिया थिएटर कमांड बनाने का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, सेना में सुधार के लिए मोदी सरकार एक अहम बिल लेकर आई है। इसका नाम इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 है। मंगलवार को यह बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में यह बिल ध्वनि मत से पास हो गया। लोकसभा में यह बिल 4 अगस्त को ही पास हो गया था। इस बिल को राज्यसभा में पेश करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी भी युद्ध का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 5 से 6% भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिल का मकसद तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि ये बिल भारत के सैन्य सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही कानून बन जाएगा। ये बिल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों और कर्मियों के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों पर भी लागू होगा। इस बिल के तहत केंद्र सरकार एक इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर सकती है। इसमें तीनों सेनाओं में से कम 2 कर्मी होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बिल के पास होने के बाद ये माना जा रहा है कि देश में थिएटर कमांड बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। हालांकि राजनाथ सिंह ने बिल पेश करते हुए कहा है कि फिलहाल इस बारे में बोलना जल्दबाजी होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर थिएटर कमांड बनती है तो सामान्य अधिसूचना के माध्यम से ये कानून उस पर भी लागू हो जाए।
जाएगा। देश में थिएटर कमांड की मांग लंबे समय से है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थिएटर कमांड पर काम कर रहे थे। 31 दिसंबर 2019 को जब उन्होंने सीडीएस का पद संभाला था, तब उनका सबसे बड़ा काम तीनों सेनाओं में तालमेल को बैठाना था। जी हाँ, इतना ही नहीं, जनरल बिपिन रावत जी के निधन के बाद दूसरे सीडीएस बने जनरल अनिल चौहान ने भी पिछले साल तीनों सेनाओं के प्रमुखों को थिएटर कमांड पर काम आगे बढ़ाने को कहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आखिर क्या है थिएटर कमांड? देखते हैं कितने भारतीय लोगों को अच्छे से पता है, बताइएगा जरूर दोस्तों डिटेल में। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे। बहरहाल दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान में गरजी परमाणु बम दागने वाली तोप, चीन के टैंक के साथ दिखे मुनीर, भारत की बढ़ सकती है टेंशन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर झेलम नदी के करीब टिल्ला फायरिंग रेंज पहुंचे। ये फायरिंग रेंज भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ उन्होंने चीन से खरीदे VT-4 टैंक और लॉन्ग रेंज सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन SH-15 का ट्रायल देखा। पाकिस्तान ने कुछ समय पहले इन हथियारों को अपनी सेना में शामिल किया है। ये दोनों ही हथियार बेहद शक्तिशाली है। SH-15 आर्टिलरी गन की बात करें तो ये परमाणु हथियार तक दागने में सक्षम है। पाकिस्तान ने साल 2021 में VT-4 टैंक को अपनी सेना में शामिल किया था। जी हाँ, अगर VT-4 टैंक की बात करें तो इसका निर्माण बख्तरबंद वाहनों को बनाने वाली चीन की सरकारी कंपनी नोरिनको ने किया है। थाईलैंड और नाइजीरिया के पास भी ये टैंक है। पाकिस्तान इन टैंकों को खरीदने वाला तीसरा देश है। VT-4 मैन बैटल टैंक को MBT 3000 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप भी ऐसे में मानते हैं कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी युद्धाभ्यास कर ले, कितने भी भारत को डराने की कोशिश कर ले, भारत का पत्ता तक नहीं हिलने वाला, तो कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कहिएगा। आप लोग चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है दोस्तों, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी नागरिक भारत का जमकर तारीफ कर रही है और कह रही है कि हम भारत का मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पाकिस्तानी युवक का यही कहते हुए वीडियो हो गया वायरल। बता दे, भारत और पाकिस्तान को एक ही साथ साल 1947 में आजादी मिली थी। उस वक्त दोनों देशों की हालत बेहद नाजुक स्थिति में थी। हालांकि आज आजादी के 76 साल बाद देखा जाए तो भारत ने पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। ये सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में रहने वाली जनता का भी मानना है। हाल ही में पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर सना अमजद ने भारत की मौजूदा स्थिति पर आवाम की राय जानने के लिए उनके बीच गई। पाकिस्तान की आवाम ने भारत की टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए कहा कि वो हमसे काफी आगे हैं, हम उनका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते, उन्होंने हमसे काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। यूट्यूबर सना ने आवाम के बीच जाकर उनसे इंटरनेट सर्विस के हवाले से भी बात की। इस पर आवाम ने कहा कि हम जहां 4G चला रहे हैं वहीं हमारा हमसाया मुल्क भारत 5G और 6G की तरफ जा चुका है। पाकिस्तानी शख्स ने देश में इंटरनेट के हवाले से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर लोगों को इंटरनेट जैसी बेसिक सुविधा भी नहीं मिल पाती है। तो वहीं भारत की बात करें तो आज भारत में 5G और 6G पहुंच चुका है, वहाँ के लोग एडवांस हो चुके हैं। और शख्स ने आगे कहा कि आने वाले समय में भारत पहले नंबर पर आ जाएगा, पूरी दुनिया में वो नंबर 1 हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लें कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर में इंडिया के लोगों का नाम शुमार है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी अब राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार ये छुपाने की कोशिश करती है भारत की तरक्की को, पाकिस्तानी जनता को अवगत नहीं कराती है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जनता को हर चीज पता है। वो भारत की जमकर तारीफ भी करती है और मोदी जी की भी जमकर सराहना करती है। इस पर दोस्तों अब आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ब्रिटेन में हथकरघा दिवस का मच गया जलवा। साड़ी पहन सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर किया नाटू नाटू डांस। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन से सबसे बड़ी खबर बता दें, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने से एक दिन पहले ब्रिटेन की राजधानी में बड़ा ही सुंदर नजारा देखने को मिला। लंदन में साड़ियों में लिपटी सैकड़ों भारतीय मूल की महिलाएं की सड़कों पर नाटू नाटू की धुन पर डांस करती दिखी। साड़ी पहने समूह में ब्रिटिश भारतीय महिलाओं द्वारा समन्वित साड़ी वॉकथॉन ने ट्रांसफलगर स्क्वायर में रंगारंग मार्च शुरू किया, जो डाउनिंग स्ट्रीट के पास व्हाइट हॉल पर कुछ गायन नृत्य करने के बाद पार्लियामेंट स्क्वायर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास संपन्न हुआ था। गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, केरल और दिल्ली सहित अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं ने 1 किलोमीटर लंबे मार्ग पर देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्रगान के साथ अपने वॉकथॉन का समापन किया। जी हाँ दोस्तों, इन महिलाओं को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर हमने दर्जनों पाकिस्तानी आतंकी मारे हैं। तालिबान ने पहली बार ये कबूला है दोस्तों। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भी तालिबान ने लताड़ा। बता दें, अफगानिस्तान तालिबान ने हाल के हमलों में दर्जनों पाकिस्तानियों के शामिल होने का आरोप
आरोप लगाया है। यही नहीं, तालिबान ने पहली बार खुलेआम कबूल किया है कि उसने दर्जनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। काबुल के तालिबान अधिकारियों ने बुधवार को आरोप लगाया कि पिछले साल पाकिस्तान के दर्जनों इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकवादी अफगानिस्तान में मारे गए या पकड़े गए हैं। तालिबान की प्रतिक्रिया पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर द्वारा पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी घटनाओं में अफगान नागरिकों की संलिप्तता बताए जाने के बाद आई है। असीम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे अफगान नागरिक शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ये होंगे पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज भी दे सकते हैं पीएम पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कभी भी अपने कार्य से इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी ऑब्जर्वर रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के इस्तीफा देने के बाद जलील अब्बास जिलानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जलील अब्बास जिलानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी अमेरिका और यूरोपीय संघ में राजदूत, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी उच्चायुक्त और भारत में पाकिस्तान को उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां यूएनजीएस समिट में चेक गणराज्य के विदेश मंत्री से मिलने को उत्सुक जयशंकर जी, सहयोग बढ़ाने पर की बात बता दें। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मंगलवार को चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जेन लिपावस्की से बात की और द्विपक्षीय संबंधों व महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर जी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा है कि चेक गणराज्य के विदेश मंत्री से बात करके खुशी हुई। हमारे बीच द्विपक्षीय संबंधों, महत्वपूर्ण मुद्दों और बहुपक्षीय सहयोग पर अच्छी बातचीत हुई। जयशंकर जी ने कहा कि वो 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में चेक गणराज्य के विदेश मंत्री को देखने के लिए उत्सुक हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र 5 सितंबर 2023 को शुरू होगा। इस साल की शुरुआत में भी जेन लिपावस्की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए भारत आए थे। तब दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, अंतरिक्ष और शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई थी। दोस्तों, एक और खबर आपको बता दें, जहां ईरान और तालिबान के बीच होगा दुनिया का पहला जल युद्ध। हेलमंड नदी को लेकर सीमा पर बढ़ गया तनाव। बता दें, अफगानिस्तान में शासन करने वाले तालिबान और पड़ोसी ईरान के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है। हाल ये है कि तालिबान ने सीमा पर हजारों लड़ाके और आत्मघाती हमलावर भेज दिए हैं। दरअसल मई में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर वो जल समझौते का सम्मान नहीं करेगा तो नतीजा भुगतने को तैयार रहे। इसके बाद तालिबान की तरफ से ईरान का मजाक उड़ाया गया और 20 लीटर पानी का कंटेनर गिफ्ट के तौर पर भेज दिया गया। तालिबान नेता ने कहा कि ईरान इस तरह की धमकी देना बंद करें। अब सूत्रों का कहना है कि ईरान और तालिबान दोनों युद्ध के लिए सज्ज हो गए हैं। बता दें कि लंबे समय से कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। ये तो सिर्फ एक कयास है, लेकिन ईरान और तालिबान के बीच पानी के लिए ये दुनिया की पहली लड़ाई हो सकती है। हाल ही में सीमा पर दोनों ओर से हुई गोलीबारी में 2 ईरानी सैनिक और एक तालिबानी लड़ाका मारा गया था। तालिबान 2 दशक से अमेरिका से लड़ रहा था। पहले से ही अस्थिर इस क्षेत्र में अब जल का संकट गहरा रहा है। दरअसल जलवायु परिवर्तन की वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों से निकलने वाली हेलमंड नदी में पानी कम हो गया है। एक एनजीओ के अध्यक्ष ने कहा है कि अफगानिस्तान में 1950 के बाद से तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। ऐसे में कभी सूखा और कभी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर जब संसद में भड़क गए फारूक अब्दुल्ला कहने लगे मोदी जी को कि दम है तो पाकिस्तान से युद्ध कर लीजिए, हम नहीं रोक रहे आपको। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उसका काम करने का तरीका देश को खतरे में डाल रहा है और सरकार को नफरत छोड़कर मोहब्बत की बात करनी होगी। लोकसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पाकिस्तानी मत कहिए, कब तक हम पर शक करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। हम वतन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमको भी गले लगाइए, हमने भी गोलियां खाई हैं ताकि हिंदुस्तान जिंदा रहे। हमें भारत का नागरिक होने पर गर्व है। अपने भाषण के दौरान अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि दम है तो पाकिस्तान से युद्ध कर लीजिए, हम नहीं आपको रोक रहे। जी उन्होंने घाटी में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा को देश के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कहा कि क्या सरकार बताएगी कि पिछले 10 साल में उसने कितने कश्मीरी पंडितों की वापसी कराई। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये कहना गलत है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य गुमराह कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो समस्त देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार का तरीका इस मुल्क को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि हमसे नफरत मत कीजिए, बहुत नफरत हो गई, अब मोहब्बत की बात कीजिए। मणिपुर में भी मोहब्बत की बात कीजिए। उन्होंने पाकिस्तान का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि
कि हम पड़ोसी के साथ दोस्ती में रहें तो दोनों की तरक्की, दोनों का विकास होगा। अब्दुल्ला ने सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों की टोका टोकी के बीच कहा कि ये बात आपके नेता ने कही थी, आप इसे माने या ना माने, आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए, हम आपको नहीं रोक रहे, लेकिन हमें पाकिस्तानी मत कहिए। बहरहाल दोस्तों, मोदी जी में कितना दम है वो तो पूरे भारत ने क्या पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से जो जवाब दिया गया है दोस्तों, वो पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी में वाकई में दम है। बहरहाल अब्दुल्ला को लेकर आपकी क्या राय होने वाली, जो इस प्रकार के बयान देते रहे हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है। और दोस्तों रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि हर कोई अपनी राय दे सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ताइवान सीमा में फिर गरजे चीन के युद्धक विमान, दोनों देशों में टकराव और बढ़ने के आसार। जी हां, चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते अब और आक्रामक नजर आ रहा है। ताइवान मीडिया के अनुसार मंगलवार को चाइना के 5 युद्धक विमान ताइवान की सीमा के पास से गुजरे हैं, साथ ही 11 सैन्य विमानों को भी देखा गया है। ऐसे में चीन और ताइवान के बीच टकराव के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ताइवान की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के जहाजों और सैन्य विमानों को मंगलवार सुबह देखा गया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया है कि चीन की सेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान ने ताइवान के वायु सीमा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में उड़ान भरी। हालांकि उन्होंने ताइवान की सीमा में प्रवेश नहीं किया। ताइवान ने भी अब चीन की आक्रामक नीति का जवाब देने के लिए अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए अपने जहाजी बेड़े और मिसाइल प्रणाली को तैनात कर दिया है। बता दें कि चाइना ने इस साल 57 बार ताइवान की सीमा के पास से उड़ान भरी है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर बताते, जहां अभी जेल में ही रहेंगे इमरान खान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल राहत देने से कर दिया पूरे तरीके से इनकार। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार के एक मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि वो बाहर निकलने के अपने कानूनी दांव पेच चल रहे हैं, लेकिन उनको बुधवार को झटका देते हुए पाकिस्तानी कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। वर्तमान में इमरान खान अटक जेल में बंद है। इमरान खान ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से एक याचिका दायर की और अपनी 3 साल की सजा को रद्द करने की मांग की। याचिका में उन्होंने कहा कि तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश फारूक ने दलीलें सुनने के बाद निलंबन के रूप में राहत देने से इनकार कर दिया और घोषणा की है कि याचिका अगले 4 से 5 दिनों के भीतर नियमित सुनवाई के लिए तय की जाएगी। उन्होंने संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। जेल में बंद पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष अपने वकीलों के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, वकीलों के आगे गिड़गिड़ाए इमरान खान, कहा कीड़े मकोड़े से भरी है अटक जेल, मुझे कृपया करके यहाँ से बाहर निकालो, कैसे भी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और चेहरे पे दोस्तों शिकस्त देखने को मिली है। अगली खबर की बात करते हैं, जहाँ चंदा मामा अब दूर नहीं, स्पेस में इतिहास रचने के करीब पहुँच गया। अपना भारत चंद्रयान 3 पर आया सबसे बड़ा अपडेट। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत झंडा गाड़ने के लिए तैयार है। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 बुधवार को कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चांद की सतह के और करीब गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक ट्वीट में कहा है कि चंद्रमा की सतह के और नजदीक आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 174 किलोमीटर गुणा 1437 किलोमीटर रह गई है। इसरो ने आगे कहा है कि अगली प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 को सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे के बीच निर्धारित है। इसरो ने रविवार को भी चंद्रयान को कक्षा की यानी चांद की कक्षा के नीचे लाए जाने की इसी तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया था। भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और इसकी स्थिति चंद्र ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो की तरफ से सिलसिलेवार कवायद चल रही है। इसरो सूत्रों के मुताबिक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर मणिपुर की घटना शर्मनाक मगर उस पर राजनीति उससे भी ज्यादा शर्मनाक। अमित शाह जी ने विपक्ष को दिखाया ये कहकर के आईना। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुधवार को कहा कि मणिपुर की घटना वाकई में शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा वहां जनसांख्यिकी में बदलाव करने की कतई नहीं है। ऐसे में सभी पक्षों को मिलकर उस राज्य में शांति बहाली की अपील करनी चाहिए। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर से जुड़े घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। उन्होंने सरकार की ओर से वहां शांति स्थापित करने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। गृह मंत्री ने मणिपुर में सभी पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील की और कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, अमित शाह जी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि भाई अभी भी सच स्वीकार करो, नहीं तो जो हो उससे भी आधे हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी को लेकर कहा कि सदन
सदन में एक ऐसे नेता है जिन्हें राजनीति में अब तक 13 बार लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन हर बार लॉन्चिंग फेल हुई है। अमित शाह के भाषण के दौरान कई बार ऐसे भी पलाई जब उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा। इसी तरह अमित शाह जी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा है कि भाई अभी भी सत्य स्वीकार करो, नहीं तो जो हो उससे भी आधे हो जाओगे। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दे, जहां फ्लाइंग किस को लेकर राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी, बेशर्मी की पराकाष्ठा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की फ्लाइंग किस को लेकर बवाल हो गया। बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सदन से बाहर जाते हुए फ्लाइंग किस का इशारा किया। उस वक्त वहां महिला सांसद बैठी हुई थी। स्मृति ईरानी के आरोप के बाद राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर है और अब उनके खिलाफ आधिकारिक शिकायत कर दी गई है। करीब 22 महिला सांसदों ने एक चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी द्वारा फ्लाइंग किस के इशारे पर एक्शन की मांग की है। कई सांसदों ने इस पर साइन भी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक होने वाला है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, लिख कर देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है फ्लाइंग किस वाले मामले में। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां चावल और गेहूं जल्द हो सकता है सस्ता। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अब ले लिया ये फैसला। जी हां, देश भर में चावल और गेहूं की कीमतों पर लगाम लगाने और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने बुधवार को कहा कि गेहूं चावल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इसके खुले बाजार में बेचने का फैसला लिया है। बता दें कि सरकार केंद्रीय पुल से खुले बाजार में 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावलों की ओर बिक्री करेगी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन थोड़ी भी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ